Hi Mohit, good afternoon. Welcome to the show. Hi, Dignesh. Good afternoon. It's always good to be on your show. Thank you, sir. Sir, your first cut view on the union budget, most anticipated event, especially with the state elections coming around the corner. So over to you, sir. Okay, Jignesh, so look, I think this was one of the shortest budget speeches given by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The speech was 1 hour 30 minutes, which is quite short compared to what she had given last time. But I think this was the most power-packed budget of all the previous budgets that we have seen from this regime. They've kept their heart and mind at the right place, if I were to use one line. Let's just go through key measures, whatever they have announced so far. However, we are still yet to go through the fine print of this entire thing. But at a broad level, ऊपर से अगर देखें हम इस बजट को, तो कुछ जो key points हैं, वो मैं एक बार highlight करता हूँ. सबसे बड़ा point, the Indian economy is predicted to grow at 9.2% this financial year, which I think is a great growth number for any economy. I think in developing markets, this will be the highest growth rate for any economy, which in itself tells you that India is clearly on a path of resilience and growth, right? The key impetus on this budget is on capital expenditure. इस बजट ने क्लियरली एक जो सही एक अच्छी गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, एक प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपना पैसा खर्च करे. गवर्नमेंट अपना पैसा या तो सब्सिडीज में खर्च कर सकती है, फ्रीबीज में खर्च कर सकती है, या फिर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उस जगह वो पैसा डाल सकती है जहां से बहुत सारा जॉब क्रिएशन हो, कंजम्पशन ड्राइव हो, बहुत सारा बूस्ट मिले इकोनॉमी को आने वाले बहुत सालों तक. तो गवर्नमेंट हैज डन द राइट थिंग by putting the highest allocation on capital expenditure in this budget. This will create a lot of jobs, boost local manufacturing. It's a big boost for overall infrastructure sector, roads, railways, ports, airports, solar, hydro, green energy, 5G auctions, extension of PLI scheme, defense expenditure, make in India manufacturing. There is not a single aspect which the government has left in this budget when it comes to pushing on capital expenditure. To me, सबसे बड़ा हाईलाइट इस बजट का कुछ है तो उन्होंने सही जगह पर पैसा खर्च करने का निर्णय लिया है. अब देखना ये होगा कि कितना खर्च कर पाते हैं इसमें से, बट द एम्बिशन एंड द इंटेंट इज वेरी राइट. अब बात करते हैं टैक्सेस की, जो कि आई थिंक आप और मैं और सब लोग जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं. उसके अंदर में क्या चेंजेस किए गए हैं? सबसे अच्छी बात मेरे लिहाज से कि टैक्सेस को बढ़ाया नहीं गया है, राइट. डायरेक्ट टैक्सेशन एग्जैक्टली सेम है, कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं. इट गिव्स स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी है टैक्स रिजीम में. और एक जो नया इंट्रोडक्शन हुआ है वो है टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. जी, अगर आप किसी भी तरह का क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, मेटा करेंसी, मेटा एसेट्स अगर आप होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर में आपको अब 30% टैक्स देना होगा. कोई सेट ऑफ आपको नहीं मिल सकता. अगर वहां पर आपको कोई लॉस या गेन हुआ है तो यहाँ पर आपको टीडीएस डिडक्शन भी इंट्रोडक्शन हो गया है 1% का. और अगर आपने इसको गिफ्ट भी किया है किसी को तो रेसिपिएंट के हाथ में वो भी टैक्सेबल होगा. तो गवर्नमेंट ने हर तरह से क्रिप्टो एसेट्स को ब्लॉक कर दिया है, डिजिटल एसेट्स को ब्लॉक कर दिया है. इस पे अब टैक्स लगेगा ही लगेगा. अगर मैं इसको पॉजिटिवली देखना चाहूँ तो देखिए, एक तरह से जहां पर सबको लग रहा था कि कोई बिल आएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग को बैन करने के लिए, क्रिप्टो मेनिया को रोकने के लिए, पर जब गवर्नमेंट उस चीज पर टैक्स लगा रही है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह का एक्सेप्टेंस है कि क्रिप्टो इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ और गवर्नमेंट उसको एसेट बोल रही है. तो एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा है कि गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, इसको एसेट मानकर इस पर टैक्स लगाया है. बट हाँ, जो लोग अब तक इसमें बेधड़ल्ले से ट्रेडिंग कर रहे थे, अब वहां पर आपको पूरी तरह से टैक्स देना पड़ेगा. इसके साथ ही एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने इसी लाइन पर किया है, डिजिटल रूपी लॉन्च करने का, डिजिटल करेंसी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. दिस विल बी अ बिग स्टेप बाय अ सोवरेन गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री ऑफ दिस साइज एंड स्टेचर. एंड गवर्नमेंट का इंटेंट है कि इसी साल में वो डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाए. तो अगेन डिजिटाइजेशन और कैशलेस सोसाइटी की तरफ इट्स अ वेरी बिग पुश. कुछ छोटे मेजर्स जो लास्ट में हम कवर कर सकते हैं. डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट इस साल का 65,000 करोड़ रखा गया है. सोचा जाए तो बहुत छोटा नंबर है कंपेयर टू जितने हमने प्रीवियस बजट देखे हैं उसके मुकाबले. बट अगर वैसे देखा जाए तो एक रियलिस्टिक नंबर लग रहा है. पहली बार आज तक कभी इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट नंबर मीट नहीं किया है. कितने ही बजट आप उठा के देख लीजिए, तो इस बार एक बहुत छोटा नंबर रखा गया है. तो होपफुली से हम अचीव भी करेंगे. लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि किसी भी बजट में आप देखते हो, फिस्कल डेफिसिट का नंबर.
फिस्कल डेफिसिट इस साल के लिए गवर्नमेंट को लग रहा था 6.8 का प्रोजेक्शन था, जो कि 6.9 पे गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है। कोई बड़ा इंक्रीज नहीं है, इट्स एन ओके इंक्रीज। एंड नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट ने 6.4% ऑफ जीडीपी पे फिस्कल डेफिसिट नंबर को पैक किया है। टू माई माइंड दिस इज अ वेरी गुड नंबर, एंड जितने भी इकोनॉमिक्स का कमेंट्री आप सुन रहे हैं, दिस इज एन एक्सेप्टेबल नंबर विद इन द टॉलरेंस रेंज गिवन द कोविड सिनेरियो एंड एवरीथिंग। जिस तरह से गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है, तो आई थिंक ये नंबर तो आना ही था। बट बॉन्ड मार्केट ने इस नंबर को काइंडली नहीं लिया है और बॉन्ड डील्स काफी ऊपर भाग चुके हैं। मेरे लिहाज से अगर मैं समराइज करूं इस बजट को, तो ये बजट इक्विटी मार्केट और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बॉन्ड मार्केट के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव बजट है। तो दैट्स द नटशेल ऑफ दिस बजट। तो मोहित, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं कि जो लिक्विड फंड्स है या जो एफडीज है, आर यू सेइंग कि उसकी अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी देखी जाएगी नियर टर्म? जिग्नेश, दो तरीके से आप देख सकते हो। यील्ड जो है इंडिया में, अगर अभी मैं 10 ईयर यील्ड को देखूं राइट नाउ लाइव काउंटर पे, तो 6.8 हो गया है। आज के दिन में 10 ईयर यील्ड 2% से ऊपर है, और ये बिना किसी इंटरेस्ट रेट हाइक के। आरबीआई ने अभी तक लास्ट 2 साल से कोई रेट हाइक नहीं किया है, बट 10 ईयर यील्ड हैज रिजन फ्रॉम अ लो ऑफ 5.7 टू 6.8 इन एंटिसिपेशन ऑफ रेट हाइक्स। तो धीरे धीरे आप देखेंगे इकोनॉमी में एफडी रेट बढ़ने लग जाएंगे, आपके होम लोन रेट, एजुकेशन लोन के रेट धीरे धीरे वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आज के दिन पर जितने भी डेट फंड होल्ड कर रखे थे, मीडियम टर्म या गिल्ड फंड या लॉन्ग टर्म डेट फंड, उनको थोड़ा सा नेगेटिव लॉस आ सकता है, मार्क टू मार्केट लॉस आ सकता है। बने रहिए शॉर्ट टर्म डेट फंड में, शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व में, जहां पर ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, तो वहां पर यील्ड राइज का इम्पैक्ट इतना नहीं आता है आपके पोर्टफोलियोज में। और फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म डेट फंड को अवॉइड करें। करेक्ट, करेक्ट। और मोहित, इस कुछ सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फार्मा एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, उसमें एक्सपेक्टेशन थोड़ी बिल्डअप हुई थी, उस पर कोई व्यू आपका सर? देखिए, आई थिंक सेक्टोरली जाए तो हाँ, शायद एग्रीकल्चर और वहां सब में हमको इतना कुछ देखने को नहीं मिला है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने केपेक्स को बढ़ावा दिया है, जिस तरह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है, या फिर नेशनल हाईवेज, लेट्स से अगर 25,000 करोड़ रुपया वो खर्च करेंगे, 25,000 किलोमीटर के हाईवेज लेआउट करेंगे एक साल के अंदर में, तो उससे बहुत जॉब क्रिएशन होता है जिग्नेश। और ये जॉब क्रिएशन जो होता है वो रूरल इंडिया में होता है, वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में लेबरर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को मिलते हैं ये सारे जॉब। तो उससे जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है, लोकल कंजम्पशन को बूस्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कहीं पर इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है वो बहुत हाई होगा इकोनॉमी में। प्राइमा फेसी अगर आप देखने को जाएं तो हाँ, आप बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजर, शुगर, एग्रीकल्चर, यहाँ पर डायरेक्ट तरीके से कुछ नहीं किया गया। हालांकि जो इनडायरेक्ट तरीके से जो बूस्ट है लोकल इकोनॉमी को, लोकल कंजम्पशन को, मैन्युफैक्चरिंग को, उसका जो इम्पैक्ट आएगा ट्रिकल डाउन, वो बहुत बड़ा होगा। Finally, sir, how would you rate the budget, sir, on a scale of 0 to 10? Look, I think the budget was short and sweet to my mind. I still think it's a budget which is 7 on 10. There were many spaces which could have been covered, especially on the direct tax part, on the long-term capital gains tax part, on the inclusion of Indian bond index, India's market into the global bond index, एंड और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जहां पर कुछ कुछ किया जा सकता था, या जहां थोड़ी सी होप थी, एंटिसिपेशन थी। बट स्टिल राइट इंटेंट में एक कदम है, तो उसके लिए मैं इसको 7 on 10। फाइनली थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए। Look, I think government is saving the individual tax reforms to come in for its last election year. That's my thought on it. आई थिंक अब वो 1-2 साल इसको प्रिजर्व करेंगे और अपने लास्ट इलेक्शन ईयर में उसको शायद इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए कुछ बड़ा लेके आएंगे। बट यस, आई वुड से स्टेबल रिजीम इज स्टिल अ बेटर रिजीम। आपको जो फियर था कि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म पे कहीं 15% ना कर दें, कहीं पर वेल्थ टैक्स ना लिया है, या फिर इनहेरिटेंस टैक्स ना लेके आ जाए ये गवर्नमेंट, वो सब नहीं हुआ है। तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट आई थिंक इट्स स्टिल अ पॉजिटिव। Right. And last 2-3 दिनों में काफी रन अप हुआ है. While I know you are a fundamental investor, but still, there has been significant run up. Do you think there will be some consolidation or this will continue? Look, 3 दिन का बहुत जबरदस्त रैली देखा है हमने मार्केट में, एंड दिस काइंड ऑफ अ रैली और दिस काइंड ऑफ अ मोमेंटम इट्स नॉट वेरी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, स्पेशली गिवन द ग्लोबल बैकड्रॉप, राइट। इक्विटी इंडिया का जो मार्केट है, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर ले फंडामेंटली इकोनॉमी में,
बट ग्लोबल रिलेशन से आप दूर नहीं भाग सकते, राइट? तो जिस तरह से ग्लोबली मार्केट्स क्रैक डाउन हो रहे हैं, जिस तरह से लीडर्स ग्लोबल मार्केट में टूट रहे हैं, यूएस मार्केट स्पेशली जिस तरह से करेक्ट हो रहा है, यूएस स्मॉल कैप इंडेक्स को आप देखिए, उसकी लगभग धुनाई हो चुकी है लास्ट 2 महीने में, राइट? तो जिस तरह से ये सब हो रहा है, प्लस ग्लोबल इवेंट्स जो शेपअप हो रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन टेंशन थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पर है, तो यहाँ मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है इक्विटी मार्केट को लेकर, एंड एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म करेक्शन कभी भी आ सकता है। राइट सर, तो आपका हाउस व्यू क्या है सर अभी भी इक्विटीज के लिए एज सच? Look, honestly, I think one has to be long India at all points in time. So you cannot never deviate from your asset allocation. अगर आपका asset allocation 50 equity 50 debt है, तो आप उसको बना के रखिए. आप चाहे तो उसे थोड़ा लाइट कर सकते हैं 5-10% से, but you have to stay long in Indian equity especially, right? But हाँ, I would say अगर आप मेरा house view अभी पूछ रहे हैं, तो in immediate short term, we think there has to be a consolidation which is likely to happen. But over a very long term, I think we still continue to remain fundamentally bullish in the market. Mohit, we are getting a little greedy. So, we would like to ask you one last question. Remember infrastructure rally, ICICI infrastructure funds, or, those kind of things, were crazy. And Right. today when we are, heavily investing, government is investing so heavily, do you think some amount of those kind of crazy rally to come back in the sector, or, you think still there's a muted only growth in the stock per se? Look, Jignesh, I think India has long been starving for a proper infrastructure driven rally, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक कोर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, राइट? नॉट द डिजिटल इंडस्ट्रीज और नॉट द सर्विस इंडस्ट्रीज, एंड जो कोर होता है किसी भी इकोनॉमी का, स्टील, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स, रियल एस्टेट, इंफ्रा, रोड, हाईवेज, उसमें मुझे लगता है कि काफी बुलिश ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं. इफ मार्केट होल्ड्स अप, राइट, विच इज अ बिग इफ मार्केट होल्ड्स अप, आई एक्सपेक्ट दीज सेक्टर्स टू लीड, स्पेशली रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, उनकी जो क्वालिटी कंपनीज है, प्लीज उसमें ना बहुत ज्यादा वेरिएंस होता है. There is a huge difference between an L&T and the last company in that space, right? So one has to be very cautious and cognizant कि वो कैसे नाम में इन्वेस्ट कर रहा है. But मुझे लगता है कि this sector per se, या जो overall space है इंफ्रा वाला, that should be the leader in the pack if market continues to do well. Right. Mohit, thank you so much for your time. It's always a pleasure talking to you. My pleasure, Jignesh. Wish you all the best. Thank you. Thank you.